नमस्कार। अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ नया सामाजिक विचारक डीपी मुखर्जी शुरू किया था, जिसका मैं परंपराओं का द्वंद्व आपको बता रही थी। उसी परंपराओं के द्वंद्व को हम आज आगे बढ़ाते हुए डीपी मुखर्जी के विचारों को जानेंगे। डीपी मुखर्जी परंपराओं के अध्ययन पर अधिक बल देते हैं। भारतीय परंपराओं के अध्ययन को मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्री का प्रथम कर्तव्य मानते हैं तथा इसमें होने वाले परिवर्तन की व्याख्या के लिए आर्थिक शक्तियों के प्रभाव को ज्ञात करने पर प्रकाश डालते हैं। मुखर्जी कहते हैं कि भारतीय समाजशास्त्री के लिए एक समाजशास्त्री होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे पहले एक भारतीय भी होना चाहिए। अपनी समाज व्यवस्था को समझने के लिए उसे स्थानीय जनरीतियों, रूढ़ियों एवं प्रथाओं में भाग लेना चाहिए। उसे भारत की विभिन्न विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए और उन विद्याओं के ज्ञान के लिए उन्हें मतलब समाजशास्त्रियों को संस्कृत की एवं निम्न विद्याओं के लिए स्थानीय भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। मुखर्जी कहते हैं कि जब तक भारत के समाजशास्त्री का प्रशिक्षण संस्कृत या ऐसी ही किसी भाषा में जिसमें की परंपराएं प्रतीक के रूप में मूर्तिमान है पर आधारित नहीं होता है, तब तक भारत में अनुसंधान का कार्य केवल दूसरों का अनुकरण ही कहा जा सकता है। मुखर्जी ने खेद प्रकट करते हुए लिखा है कि मुझे देखकर दुख होता है कि किसी प्रकार हमारे भारतीय विद्वान उन आधुनिक वैज्ञानिकों की तकनीकों के आकर्षण के सामने बिना किसी प्रतिरोध अथवा सम्मान के झुक जाते हैं, जिन्हें बाहर से प्राविधिक सहायता तथा क्रिया आत्मज्ञान के अंग के रूप में आगाह किया जाता है। बौद्धिक लेने देने में जो कुछ चल रहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पास अपना कुछ प्रस्तुत करने के लिए ना तो कुछ शर्तें हैं और ना खड़ा होने के लिए आधार। मुखर्जी कहते हैं कि भारतीय धर्म और संस्कृति समूहवादी प्रकृति की है। कौन सी प्रकृति की है? समूहवादी प्रकृति की है, जिसमें समूह को ना कि व्यक्ति को इकाई माना है। भारत की समाज व्यवस्था में व्यक्ति की क्रियाओं को नहीं बल्कि समूह की क्रियाओं को, जैसे मत, संप्रदाय, जाति आदि की क्रियाओं को महत्वपूर्ण माना गया है। अतः हम समूह की परंपराओं में भाग नहीं ले सकते। परंपरा ही भारतीय समाजशास्त्र के लिए अध्ययन का केंद्र बिंदु होना चाहिए और परंपराओं का अध्ययन अवैज्ञानिक नहीं होना चाहिए। मुखर्जी अनुसार संस्कृत साहित्य में ब्राह्मणों को परंपराओं का संरक्षक माना गया है। वे मतलब ब्राह्मण परंपरा की पवित्रता को सही उदाहरण व पवित्र पुस्तकों के माध्यम से बनाए रखते हैं। वे सामाजिक संरचना को परंपरा के रूप में बनाए रखते हैं। जाति प्रथा भी परंपरा है और ब्राह्मण उसके संरक्षक हैं। इस प्रकार परंपरा भारतीय व्यवस्था का इतिहास है। इसके द्वारा भारतीय समाज की निरंतरता बनी रहती है। परंपराएं अनुदान क्रियाओं की सूचक हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि परंपराओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि परंपराओं में भी परिवर्तन होता है। मुखर्जी ने परंपराओं में परिवर्तन के 3 सिद्धांत बताए हैं: श्रुति, स्मृति और अनुभव। अनुभव एक क्रांतिकारी सिद्धांत है। कुछ उपनिषद इस पर आधारित हैं। व्यक्तिगत अनुभव परिवर्तन का मूल कारण रहा हो, किंतु वह शीघ्र ही
सामूहिक अनुभव का रूप ग्रहण कर लेता है। मध्य युग से लेकर आधुनिक युग तक संपूर्ण इतिहास ये बताता है कि सामान्य अनुभव परिवर्तन का कारण रहे हैं। यदि हम विभिन्न संप्रदायों और धार्मिक ग्रंथों की उत्पत्ति को ज्ञात करें तो हम पाएंगे कि उनका प्रारंभ उनके जन्मदाता संतों के व्यक्तिगत अनुभव के कारण हुआ है और बाद में वह सामूहिक अनुभव के रूप में फैल जाते हैं। उच्च परंपराएं मुख्य रूप से बौद्धिक थी, जो स्मृति और श्रुतियों में केंद्रित थी, जिसमें परिवर्तन वाद विवाद, तर्क, बुद्धि, विचार के कारण होता था। बुद्धि विचार को अनुभव से उच्च परिवर्तन का साधन माना गया है। जब उच्च व निम्न बौद्धिक परंपराओं में संघर्ष पैदा होता है तो कुछ अमूर्त विचारों एवं भावनाओं के द्वारा उन्हें निकट लाने का प्रयत्न किया जाता था। मुखर्जी ने परंपरा और आधुनिकता के संबंधों पर भी विचार किया है। वे कहते हैं कि वर्तमान का अध्ययन अतीत के संदर्भ में ही हो सकता है, अतः आधुनिकीकरण को समझने से पूर्व परंपरा को समझना जरूरी है। वे कहते हैं कि परंपराएं कभी मरती नहीं हैं, वरन नवीन परिस्थितियों के साथ परंपराएं सामंजस्य एवं अनुकूलन कर लेती हैं। केवल तीव्र आर्थिक परिवर्तन ही परंपराओं को नष्ट कर सकते हैं। आधुनिकीकरण के बारे में डीपी मुखर्जी लिखते हैं कि ये एक गतिशील तथ्य है, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। परंपरा के अभाव में आधुनिकीकरण का कोई अर्थ नहीं है। ये सापेक्ष अवधारणा है और परंपरा से संबंधित है, उससे पृथक और उसके विरुद्ध नहीं। परंपरा और आधुनिकता के अंतर्मेल से परंपरागत मूल्यों और सांस्कृतिक प्रतिमान में जो विस्तार और परिमार्जन होता है वही आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण का तात्पर्य परंपराओं से मुक्ति नहीं है। परंपरा भी कोई स्थिर अवधारणा नहीं है, इसमें निरंतरता है। परंपरा आधुनिकीकरण में बाधक तत्व नहीं, बल्कि उसे प्रेरित करने वाली दशा है। इस प्रकार मुखर्जी आधुनिकीकरण को परंपरा पर आधारित प्रक्रिया मानते हैं। परंपराएं हमें अनेक विकल्पों में से उपयुक्त को चुनने का अवसर प्रदान करती हैं। ये एक ऐसे सांस्कृतिक प्रतिमान का विकास करने का अवसर देती हैं जिससे प्राचीन और नवीन का समन्वय होता है। नवीन मूल्यों और संस्थाओं की उत्पत्ति पहले से तैयार पृष्ठभूमि हो सकती है। परंपरा और आधुनिकता के टकराव के वाद और प्रतिवाद के द्वंद्व से जो संशोधित और समन्वित स्थिति उत्पन्न होती है उसी को हम आधुनिकीकरण कहते हैं। मुखर्जी का मत है कि भारत की प्रगति की योजनाएं यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में ही बनाई जानी चाहिए। उनका मत है कि परंपराओं का विकास द्वंद्व के द्वारा होता है। समाजशास्त्र में परंपराओं के अध्ययन का महत्व दर्शाने की दृष्टि से उन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित आर्थिक पुनः निर्माण की योजना का अध्ययन करने की भी सलाह दी है। योजनाओं का अध्ययन करने की भी सलाह दी है। संक्षेप में डीपी मुखर्जी कहते हैं कि समाजशास्त्र का अध्ययन मुख्य रूप से परंपराओं का अध्ययन है। परंपराओं के अध्ययन में प्रतीकों का अध्ययन सम्मिलित है, जो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में रचनात्मक एवं गतिशील है। अतः मूल्य और प्रतिमान सामाजिक संरचना से उनके संबंध बनाए रखते हैं। परंपरा का अर्थ। डीपी मुखर्जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण एवं लेख इंडियन ट्रेडिशन एंड सोशल चेंज, जो इनका लेख है, जो उनकी पुस्तक में बाद में डाइवर्सिटीज़ में प्रकाशित हुआ था, में परंपरा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि परंपरा शब्द का शाब्दिक अर्थ, उत्पत्ति व परिभाषा उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से दी है। अपने इस लेख में उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से दी है। मुखर्जी के अनुसार परंपरा से तात्पर्य हस्तांतरण करना,
कीमती वस्तुओं को सुरक्षित रखना, उत्तराधिकार व इतिहास आदि से है। डीपी ने लिखा है कि लोग परंपरा का आदर सम्मान करते हैं, परंपराओं का आदर सम्मान करते हैं और इनका समाज में, इनका मतलब परंपरा का समाज में लंबे समय से प्रचलन रहा होता है। परंपराएं भारतीय समाज व्यवस्था का इतिहास होती हैं, जिनके द्वारा भारतीय समाज की निरंतरता बनी रहती है। परंपराएं समाज में संतुलन, दृढ़ता बनाए रखती हैं। इस प्रकार परंपराएं उन स्रोतों से उत्पन्न होती हैं जिनके पीछे ऋषियों की कल्पना की गई है। परंपराएं अनुदान क्रियाओं की सूचक होती हैं। अब मैं आपको परंपराओं की विशेषताएं बताने जा रही हूँ, जिनकी चर्चा मैंने संक्षेप में पहले भी की थी। एक बार पुनः आपको जल्दी से परंपराओं की विशेषताएं बताती हूँ। मुखर्जी ने परंपरा के अर्थ को उनकी विभिन्न विशेषताओं पर प्रकाश डालकर भी स्पष्ट किया है। आपने लिखा है कि परंपरा में विरोध करने व सीखने की महान शक्ति होती है। परंपराएं समाज में संतुलन, दृढ़ता व संगठन को बनाए रखती हैं। परंपराएं कभी मरती नहीं हैं। परंपराओं में अनुकूलन एवं सामंजस्य करने का गुण निहित होता है, इसीलिए ये नवीन परिस्थितियों के साथ अपने आप को ढाल लेती हैं। परंपराओं में निरंतरता का गुण निहित होता है। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को परंपराएं हस्तांतरित होती हैं। इसीलिए मुखर्जी लिखते हैं कि परंपरा कोई स्थिर वस्तु नहीं है, ये गतिशील होती है। परंपराओं की क्षमता के गुण पर प्रकाश डालते हुए मुखर्जी ने लिखा है कि परंपराओं में अवरोध और समावेश की अपार क्षमता पाई जाती है। परंपरा समाज के सदस्यों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प को चुनने का अवसर प्रदान करती हैं। परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता द्वंद्ववाद के संदर्भ में बताते हुए आप लिखते हैं कि परंपराओं में प्राचीन और नवीन का समन्वय मिलता है। आपने कहा है कि परंपराएं कभी नष्ट नहीं होती, ये तभी नष्ट होती हैं जब समाज में परंपरा विरोधी आर्थिक परिवर्तन होता है। आपने ये भी बताया है कि समाजशास्त्री परंपरा की शक्ति का मूल्यांकन कर सकता है। जो परंपरा जितनी अधिक विरोधों का सामना करती है, अनुकूलन करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, वह परंपरा उतनी ही शक्तिशाली होती है। धन्यवाद। इसी लेसन को हम अपने नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे।